हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने परिवार निंजा टेक स्टडी में आपका स्वागत है। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट की जो सीरीज चल रही थी प्रैक्टिस सेट की जो सीरीज चल रही थी उसे हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर शायद 7 है कि 6 है, 7 है। देखिए, प्रैक्टिस सेट में आज का जो प्रैक्टिस सेट है ये जान लीजिए कि बेहद ही अच्छा है। तो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आज की जो प्रश्न है मैं उनको मतलब इतने अच्छे तरीके से उनको देखा है और समझा है, जो कि मतलब आपको आपको खुद मतलब देखने के बाद आप खुद समझ जाएंगे कि अच्छा है नहीं। तो चलिए टाइम को ज़ाया ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। देखिए ये रहा आपका पहला प्रश्न। क्या कह रहा है कि डोरी का एक टुकड़ा 40 सेमी लंबा है, इसे 3 टुकड़ों में काटा जाता है। सबसे लंबा टुकड़ा मध्यम आकार के टुकड़े से 3 गुना लंबा है और सबसे छोटा टुकड़ा सबसे लंबे टुकड़े से 23 सेमी छोटा है। सबसे छोटे टुकड़े की लंबाई ज्ञात कीजिए। जैसे कह रहा है कि एक डोरी है, ठीक, और कह रहा है इसे 3 टुकड़े में काटा गया है, जिसमें कह रहा है कि एक जो है कि बड़ा है और एक छोटा है और एक मध्यम है। इसमें देखिए जो शर्त का है उसके अनुसार चलेंगे। कह रहा है कि सबसे लंबा टुकड़ा मध्यम टुकड़े से 3 गुना है, तो ये मध्यम वाला है तो इसको मान लेते हैं कि मध्यम वाला आपका x है, और इसका ये 3 गुना है तो 3x होगा, ठीक। और छोटा वाला जो है बड़े वाले से आगे दिया ना कि सबसे छोटा टुकड़ा सबसे लंबे टुकड़े से 23 कम है, इससे 23 कम है, यानी कि 3x माइनस 23। और इस पूरे टुकड़े की लंबाई कितना दिया है, देखिए शुरू में दे दिया है कि 40 सेमी, यानी कि इस पूरे का योग कितना होगा 40 सेमी। तो 3x माइनस 23 बराबर 40। देखिए ये वाला सब x वाला ऐड हो जाएगा आपस में, तो हो जाएगा 7x बराबर 40 प्लस 23, तो 7x बराबर 63। x बराबर 7×9 = 63। देखिए ये मध्यम का है, ये नहीं कि 9 देखिए ऑप्शन में भी है इसके, ये नहीं कि 9 मार देंगे, आप 9 को नहीं लेंगे, ठीक। ये मध्यम वाला आ गया, हमसे पूछा क्या छोटा वाला, तो छोटा वाला निकाल देंगे आराम से, यानी x का मान इसमें रख देंगे। देखिए 3x - 23, x का मान 9 रखेंगे तो 9×3 = 27 - 23, आंसर आपका हो जाएगा 4। ओके, देखिए यहाँ भी चमक रहा है, सवाल भी चमक गया। चलिए ये तो 1 नंबर था आपका। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये रहा आपका अगला सवाल। कह रहा है कि 10 प्रेक्षणों का माध्य 40 पाया गया है। पुनः जांच करने पर पता चला कि एक प्रेक्षण 45 के बदले 15 लिखा गया था। इसका सही माध्य ज्ञात कीजिए। अच्छा जी, कह रहा है कि 10 प्रेक्षण है और 10 का माध्य कितना दिया है 40। देखिए माध्य जो होता है एक एवरेज ही होता है, यानी औसत ही होता है, ठीक है। तो यानी कि 10 प्रेक्षणों का, यानी कि 10 कोई भी चीज 10 है उसका एवरेज कितना दिया 40, लेकिन आगे उसने कह दिया है कि बाद में जांच करने पर पता चला कि 45 को गलती से उसने क्या लिख दिया था 15 लिख दिया था, यानी कि जहां उसमें 45 ऐड करना था वहां 15 ऐड कर दिया, यानी कितना कम किया इसको घटा देंगे, यानी कि उसमें 30 जो है कम ऐड किया होगा। अगर देखिए 45 यानी ज्यादा देना था उसको कम दिया, यानी कितना कम दिया 30 कम दिया। अगर हम इसमें 30 ऐड कर दें, देखिए इसको दो मेथड से समझेंगे।
अगर हम इसका पूरा अगर योग निकालें तो 10 गुणा 40, इसका योग कितना आ जाएगा, इसका योग आ जाएगा आपका 400। कितने की कमी किया था, 30, यानी कि कुल, अब कुल कितना हो जाएगा, ये सही वाला है, ये देखिए ये रॉन्ग था आपका और ये राइट वाला है, तो 400 प्लस 30 यानी 430 हो जाएगा। और लास्ट में पूछा है कि इसका सही माध्य क्या था। माध्य में बदलने के लिए फिर इसमें हम 10 से भाग कर देंगे, 10 से भाग करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 43। 10 से भाग करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा 43। लेकिन यहाँ देखिए जो मैं ए वाला सेकेंड रूल बता रहा हूँ इसको आप ज़्यादा ही अप्लाई करें तो अच्छा रहेगा। देखिए उसने 10 का लिख दिया था माध्य 40, उसे सही माध्य चाहिए। अगर हम 30 की कमी न किए होते तो यह माध्य सही रहा होता है। यानी अगर 30 को इन 10 में बराबर बराबर बांट दें, अब 30 रुपए या 10 लोगों में बराबर बांटना है तो क्या करते हैं, भाग देते हैं। यानी कि 30 को अगर हम 10 लोगों में बांटेंगे तो हर किसी को कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। यानी कि हमारा माध्य अब जैसे होता है ना, कहता है कि अगर अवरेज में 3 बढ़ा दिया जाए, या ऐसे कहता है कि दी गई संख्याओं में सब में 3 जोड़ दिया जाए तो औसत पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो औसत में भी 3 बढ़ेगा। यदि सभी संख्याओं में 2 का गुणा कर दिया जाए तो औसत पे क्या प्रभाव, औसत भी 2 से गुणा हो जाएगा। वैसे ही जब सबको 3 बढ़ेगा तो औसत भी 3 से बढ़ जाएगा, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 40 प्लस 3 बराबर 43। इसको मैं ज्यादा अप्लाई करता हूँ, आप मैं कहूंगा कि आप 20 को अप्लाई करें। ओके, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल, अगला सवाल देखिए कह रहा है एक समांतर श्रेणी के पहले 20 पदों का योग जिसका पहला पद 5 है और सर्वांतर 4 है। देखिए कक्षा 10 का सवाल है, एक कक्षा 10 का सवाल है जो कि आपके रेलवे में आया है, एनटीपीसी में आया था। तो सबसे पहले इस सवाल को लगाने से पहले मैं आपको कुछ फार्मूले बता दे रहा हूँ। जैसे आपने पढ़ा होगा कि यनवा पद, यनवा पद इसका फार्मूला होता है आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए क्या है, पहला पद है, n क्या है, पदों की संख्या है, पदों की संख्या, और डी क्या है, सर्वांतर, यानी सब सही बताएं तो पदों में दिया गया अंतर। और एक होता है आपका, ये देखिए तो यनवा पद कहें या फिर लास्ट पद कहें एक ही बात होती है। एक योग होता है यनवे पद का योग, जिसको लिखा जाता है एस एन बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस कोष्टक में n माइनस 1 इंटू डी। ये होता है आपका योग वाला। तो इसी फार्मूले का हमें यूज करना है। देखिए उसमें क्योंकि सवाल में आपके क्या पूछा है कि 20 पदों का योग, यानी इसी हमें फार्मूले का यूज करना है। देखिए यहीं पे लगा दे रहे हैं, मान रखेंगे हमें यस एन पूछ रहा है, पदों की संख्या कुल कितना दिया है 20/2, कोष्टक में 2a, ए का मतलब जो पहला पद है, पहला पद क्या है 5, प्लस यन का मतलब जो पदों की संख्या यानी 20 माइनस 1, सर्वांतर यानी अंतर कितना है 4 का। हल करेंगे आपका आंसर, इसको कटाएंगे 10, इसको गुणा करेंगे 10, इसको 19, 19 चौक 76, ये घटेगा तो 19 आएगा ना, 19 3 57 19 चौक 76, यानी 10 गुणा ये आपका ऐड होगा तो 86, गुणा कर देंगे तो 860 इज द राइट आंसर। ओके, अब यहाँ पे देखिए कुछ लोग ये सोचेंगे कि अगर मान लो बाई चांस आप कोई फार्मूला ही ना याद हो तो कैसे लगाएंगे। ऐसा हो सकता है फार्मूला भूल जाए,
क्योंकि ज़्यादा लोग तो इसी के शिकार हैं, फार्मूला याद नहीं रहता तो सवाल लगेगा कैसे। तो उसके लिए देखिए, या तो हम ऐसे करें, उसने कहा है कि पहला पद 5 है और 20 है, तो लिखते 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 जाएं और हम लास्ट वाला पद निकाल दें, या तो ये करें। तो 20वां पद तभी तो मिलेगा, लिखते 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 जाएं और 20वां पद निकाल दें। तो आपको देखिए एक प्रश्न जो आपको एक बताया था टी एन बराबर ए, तो याद होना चाहिए ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इससे क्या हो कि आपका लास्ट पद निकल जाएगा। लास्ट पद किसे 5 प्लस एन माइनस 1 यानी 20 माइनस 1, डी का मान 4। तो 5 प्लस 19 चौक 76, इसको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 81। यानी लास्ट पद आपका क्या, इसको यानी लिखते 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 जाएंगे तो 20वां स्थान पर क्या आएगा 81। देखिए अगर आपको एक बात याद हो, एक अगर नहीं याद है तो उसे याद कर लीजिए। अगर कोई मान लीजिए अगर एक सवाल दिया है, कह दे कि अंतर बराबर, जैसे 2 4 6 8 ऐसे लिखते लिखते मान लीजिए 10, 2 4 6 8 10 ऐसे लिख दिया और कह दे कि इसका औसत क्या होगा। तो अगर अंतर बराबर है तो पहला पद और लास्ट वाला पद को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, जो आएगा वही औसत होगा। यानी दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा 12, 12 में 2 से भाग देंगे, औसत क्या आएगा 6। यानी इसका औसत क्या है 6। और आपको एक बात पता होगी कि पदों का योग क्या होता है, औसत में जितनी भी अंक पद होते उतने से गुणा कर दीजिए। अगर इसका योग हमसे पूछ देता, इसको बता रहे हैं, उससे थोड़ा हट गए अभी। तो आया औसत 6, यानी कि 6 में कितना पद है 1 2 3 4 5, 5 का गुणा कर देते हैं, इनका योग कितना आ जाता है 30। देखिए 30 आ रहा है, 2 4 6 6 12 12 8 20 20 10 30। ओके, तो यही चीज अप्लाई करेंगे अब इस पूरे पे। योग हमसे पूछा है, इसमें करना क्या है हमें कि हमें देखिए पहला पद ज्ञात हो गया 5, लास्ट पद हो गया 81। हम बोले कि जब अंतर बराबर तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग, जब दोनों को जोड़ेंगे तो होगा आपका 86 है, 2 से भाग कर देंगे, जब 2 से भाग करेंगे कितना आएगा 43, और जितना पद है उतने से गुणा के जब कर देंगे तो योग हो जाएगा। जो 43 आया है ये आपका अवरेज आया है। और जब अवरेज में अगर जो जितनी संख्या है 20 संख्या है तो 20 का गुणा कर देंगे, तो 0 2 3 6 2 चौक 8, देखिए यहाँ भी आ गया आपका 860, वहां भी 860 आया था। तो अगर फार्मूला नहीं याद है, लेकिन इतना तो याद होना ही चाहिए कि लास्ट में आएगा क्या, लास्ट में आएगा क्या। मान लीजिए बाई चांस आपके पास टाइम है, ज्यादा टाइम बच गया, तो आप लिखते 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 20वां पद लिख भी सकते हैं। अरे क्या करना है, 4 जोड़ते जाना, 5 4 9 9 4 13 13 4 17 17 4 21 ऐसे लिखते जाएंगे, लास्ट में आपका 20वां आएगा 81। दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे के 20 का गुणा करेंगे, आंसर आ जाएगा। या तो सबको तब जोड़ो, तो जो ए है ये थोड़ा टाइम बचा देगा, या तो आप जोड़ लो। तो मैं तो कहूंगा कि फार्मूला ही याद कर लो अगर कंपटीशन में आगे रहना है तो, नहीं तो फिर चलिए अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगले सवाल में देखिए चित्र दिया है, और इस चित्र में मैं बता दूं कि देखिए इसमें जो त्रिभुज है, जो त्रिभुज है, ये त्रिभुज जो है कि अभिनेताओं को दर्शाता है, और जो वर्ग है यह शिक्षकों को दर्शाता है, और जो वृत्त है वह भारतीयों को दर्शाता है, इंडियंस, और जो आयत है वह पिताजी को दर्शाता है। तो जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं यह सब दर्शाते हैं। इसमें आपसे पूछा क्या है, देखिए वो प्रश्न तो आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं लिख दे रहा हूँ। प्रश्न आपसे पूछा है, कह रहा है कि अक्षरों का कौन सा समूह उन भारतीयों को दर्शाता है जो या तो शिक्षक भारतीयों को दर्शाता है, ऐसे कितने भारतीय हैं जो या तो शिक्षक हैं
या तो शिक्षक हैं या पिता हैं, या तो शिक्षक हैं या तो पिता हैं। चलिए यहाँ पे मैं बना दे रहा हूं, वर्ग, आयत, त्रिभुज और एक है आपका वृत्त। सी ई एफ डी जी आई, इसमें जे एच और ए बी। कह रहा है ऐसे कितने भारतीय हैं, भारतीय कौन है, जो वृत्त है, ऐसे कितने वृत्त वाले हैं जो या तो शिक्षक यानी जो वर्ग में आए और आयत में आए। तो देखिए वर्ग में आपका देखिए और वृत्त में देखिए सी आ रहा है, ई आ रहा है, एफ आ रहा है। या कर दिया तो हमें इससे कुछ मतलब नहीं है कि वह और किसी में या फिर दोनों में है। जब या कर दे तो या तो किसी एक में भी रहे या फिर दोनों में रहे, उसे दोनों को लेना होता है। यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी ई एफ, सी ई एफ होगा आपका। ऑप्शन में आप देख पा रहे होंगे, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। चलिए अगर नहीं समझ में आया हो तो वीडियो को स्टॉप करके एक बार फिर समझ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे तो जरूर उसका जवाब देंगे हम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला तो बहुत ही बेहतरीन है। जान लीजिए कि यह आपको एक सीखने वाला जो ये प्रश्न है आपको सिखाएगा कुछ न कुछ। क्या कह रहा है, कह रहा है कि संख्या 56 के सभी गुणनखंडों का योगफल कितना है। संख्या 56 के सभी गुणनखंडों का योगफल। देखिए आपको एक चीज अगर नहीं पता है तो मेरे वीडियो पे पुरानी वीडियो पड़ी है चैनल पे, आप लास्ट में जाएंगे तो वहाँ पे एक वीडियो है उसमें जिसमें मैंने सिखाया है कि गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। तो गुणनखंडों की संख्या पूछता है, गुणनखंडों की संख्या पूछता है, या आपसे उसका योग पूछता है। या तो गुणनखंडों की संख्या पूछेगा या गुणनखंडों का योग पूछेगा। देखिए हम यहाँ पे आपको इस सवाल के माध्यम से दोनों सिखाने का कोशिश करूंगा और एक आपको प्रश्न दूंगा जिसको आप लगा के कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दीजिएगा। देखिए कह रहा है कि संख्या 56, संख्या हम देखिए 56 का पहले हम फैक्टर करेंगे, क्या होगा 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दुना के 4, 4 दुना के 8, 8 साते 56 ही होगा। अगर घात के रूप में लिखना चाहें तो 2 पे घाते 3 गुणे 7 पे घाते 1। देखिए यहाँ पे हम गुणनखंडों की संख्या सीख रहे हैं और यहाँ पे योग सीखेंगे। संख्या में देखिए क्या करना होता है, इस संख्या में 3 किस्म मतलब 3 तरह से प्रश्न पूछता है। कहता है कि गुणनखंडों की संख्या मतलब कुल गुणनखंडों की संख्या, या फिर सम गुणनखंडों की संख्या, या फिर विषम गुणनखंडों की संख्या। या तो देखिए इस प्रश्न में हम दोनों सीख लेंगे, तीनों सीख लेंगे। अगर कुल कह दे तो जब कुल कहे तो जो ये दिया गया जैसे 2 पे घाते 3, 7 पे घाते 1, तो जो घात दिया उसमें एक एक बढ़ा के लिख देंगे। यानी 3 है तो एक बढ़ा के लिखेंगे 4 और गुणा, इसमें 1 है तो एक बढ़ा देंगे 2, यानी कुल गुणनखंडों की संख्या आ गया आपका 8। अगर वही सम कह देता, सम गुणनखंडों की संख्या, तब क्या करना है, तो जब सम कहता तो देखिए सम इसमें क्या है 2 है, 7 भी सम है, तो सम वाले का जो ऊपर का है उसको सेम उतार देंगे और जो विषम वाले के ऊपर है उसमें 1 बढ़ा देंगे। तो 2 3 6, सम गुणनखंडों की संख्या 6। अगर विषम कह देता तो विषम में क्या करते, देखिए या तो आप ये तो सम विषम दोनों का है, ये सम है तो पूरे में से जब आप सम वाले घटाएंगे तो 2 आ जाएगा आपका आंसर। या मान लीजिए बाई चांस आपको डायरेक्ट वही निकालना है, ये सब नहीं बिना निकाले, तो क्या करना है, जो विषम दिया रहेगा, विषम क्या है 7,
बस इसके वाले में एक बढ़ा देना है। अगर और विषम रहता तो उसमें बढ़ाते और गुणा करते हैं। यहाँ पे सिर्फ एक ही विषम है, उस पर एक घाते, बस उसमें एक बढ़ा देंगे और हमारा आंसर होगा 2। या तो कुल में से हम घटा देते 6 तब भी 2 आता, क्योंकि ये सम विषम दोनों का योग है, इसमें बस सिर्फ सम है, तब भी 2 आता। आईएस के नियम से लगाएं तब भी 2 आया। देखिए मैंने पूरा कवर करने की कोशिश की है। अब ये छोटा सवाल से, बड़ा सवाल रहता तो थोड़ा बड़ा जाता और क्या, देखिए आ जाता वो भी समझ में। चला देखा। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, योग। इसी सवाल को ले रहे हैं हम, 2 पे घाते 3 और 7 पे घाते 1 आया फैक्टर। करते क्या है योग में, योग में देखिए जो 2 के घात इसको बस डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते जाते हैं, यानी घटते क्रम में, अवरोही में। यानी 2 पे घाते 3 को पहले लिखेंगे, फिर यहाँ पे प्लस, फिर एक घटा देंगे, 2 पे घाते 2, फिर प्लस 2 पे घाते 1, फिर प्लस 2 पे घाते 0 और कोष्टक बंद, गुणे। अब 7 को भी ऐसे लिखेंगे, 7 पे घाते 1, 7 पे घाते 0, खत्म सवाल। ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 4, जाएगा 2, 1, ये हो जाएगा 7। किसी पे एक जब 0 घात रहता है तो उसका आंसर हमेशा 1 होता है, ध्यान रहे। ऐड करेंगे 12, 12 13 14 1 15, 7 1 8, 15 8 120 इज द राइट आंसर। देखिए इस सवाल के माध्यम से जो मैंने बताया है, बार बार पूछता है, ज्यादातर तो एसएससी में पूछता है ऐसे सवाल, मगर अब रेलवे भी इन सवालों को छोड़ नहीं रहा है। ठीक है, देखने में कितना छोटा है मगर इसमें बहुत दम है। तो मैं तो यही कहूंगा कि इसे आप लोग समझ लीजिएगा, अच्छे से कवर कर लीजिएगा। चलिए मैं एक सवाल दे दे रहा हूँ आपको, उसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 720 के गुणनखंडों की संख्या बताना आपको और योग बताना है। डायरेक्ट आंसर बताइएगा। इसका हम निकाल लेंगे पहले और देखेंगे, अगर आपका आंसर सही रहेगा तो हम जरूर आपको जवाब देंगे कि आपने सही लगाया फिर गलत लगाया। चलिए एक और गुणनखंड का एक थोड़ा उसको दूसरा रूप दिया है, उसको देखते हैं। आप पूछ रहा है गुणनखंडों की संख्या। एक सवाल आपको दिख रहा होगा, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, 7 पर घाते 23 प्लस 7 पर घाते 22 प्लस 7 पर घाते 21 प्लस 7 पर घाते 20 के गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है। गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है। देखिए इसमें कुछ करना नहीं है, अगर यही गुणा में रहता तो हम आपको बताएं कि एक 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 बढ़ा के गुणा कर देंगे और आपका, देखिए उसने सिर्फ गुणनखंडों की संख्या पूछा, यानी कुल गुणनखंडों की संख्या। हम इसमें सब प्राप्त करेंगे, तो सब क्या है, तो सीधा दिख रहा है विषम, सम तो आएगा ही नहीं, वैसे भी सब कहाँ से निकालेंगे, विषम आएगा, विषम और कुल एक ही होगा। तो सबसे पहले इसको हम मल्टीप्लाई रूप में लिखना चाहेंगे। तो सवाल में पहले इसमें हमारा सबसे पहला काम होता है कि इसमें कॉमन क्या है। 7 पर घाते 20, जो छोटा घात होता है वही कॉमन होता है। तो 7 पर घाते 20 कॉमन हो गया। तो यहाँ से जब 20 निकल गया 3 बचा, 7 पर घाते 3, यहाँ पर 2 बचा, 7 पे घाते 2, यहाँ पे 1 बचा, 7 पे घाते 1, और यहाँ कुछ नहीं बचा, यानी 1 बचा। ठीक है, 7 पर घाते 20, 7 पे 3 का मान होता है आपका 43, 343, 7 पे 2 का 49, 7 पे 1 का 7 प्लस 1, तो 7 पे 20, इसको ऐड कर देंगे, 8 9 8 17 18 19 20, 20 का 0 80 2, 4 2 6 6 4 10, तो 0 80 लगा, 1 3 1 4, वाह, ये भी वर्ग आ गया।
सम और विषम यानी निकल जाएगा, मुझे लगा कि इसमें नहीं आएगा। 400 को क्या लिख सकते हैं, गुणनखंड के रूप में लिखना है। इसको फैक्टर अगर हम देखें इसका 400 का क्या होगा, 2 × 2 गुणे 5 × 5, 200 है। देखिए ये तो 5 5 25, 25 100 का चौका 100, ये 2 और बढ़ जाएगा। 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, 16 5 80, 8 5 40, यानी 400। यानी हमारा क्या आ गया, 1 2 3 4, तो 2 पे गाते 4 और 5 पे गाते 2। चलिए अब देखेंगे कुल गुणनखंडों की संख्या, जो हमारा आंसर होगा। कुल गुणनखंडों की संख्या ये आपका आंसर है। तो हम बताएं जब कुल गुणनखंडों की संख्या चाहिए तो इनमें एक एक बढ़ाते हैं, तो यानी 20 में एक बढ़ाएंगे 21, 4 में एक बढ़ाएंगे 5, 5 में 2 में एक बढ़ाएंगे 3, 21 × 15, 15 एकम 15, हाशिया लगा 1, 15 दूना 30, 31, 315 इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन के लिए। अगर इसी में सम कह देता, बाई चांस कह देता सम गुणनखंडों की संख्या, अगर सम कह देता तो हम बताएं कि जब सम कह दे तो जो इसमें सम दिखे, सम क्या है 2, इसको तो हमें सेम उतार देना है जो इसके ऊपर घात है, और जो घात बच गए विषम वालों को उनमें एक एक ऐड कर देना है। तो 20 में एक ऐड करेंगे 21, इसमें एक ऐड करेंगे 3, 4 3 12, 12 गुणा कर दीजिए, 12 कम 12 को 2, 12 दूना 24, 1 25, 252। वहीं अगर विषम कह देता, विषम कह देता तो आप चाहे तो 315 में से 252 घटा दें, विषम आ जाएगा। या हम इस सम को पूरा छोड़ देंगे, सिर्फ इस विषम को उठाएंगे और एक एक ऐड कर देंगे, तो इसमें हो जाएगा 21 और इसमें एक ऐड होगा 3, 21 3 63। चमका तो बहुत ज्यादा चमक रहा है। चलिए देखिए चीजों को समझ लीजिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ क्योंकि ऐसे प्रश्न आजकल बन रहे हैं बहुत ज्यादा पेपरों में। अगर आपको कंपटीशन निकालना है तो देखिए कुछ ना कुछ नया तो सीखना ही होगा, करना होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, देखिए ऐसे प्रश्न बार बार आते हैं। जो अगला प्रश्न है कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का योग 15 है और उनका मौसा और लसा क्रमशः 3 और 18 है, तो दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। ये सवाल तो मेरे हिसाब से मैं खुद देख रहा हूँ 15वीं 16वीं बार या 20वीं बार भी हो सकता है, जिस हिसाब से मैंने प्रैक्टिस सेट किया है। देखिए ये चमक रहा है, चलिए ठीक है। कह रहा है कि दो संख्याओं का योग, पहले तो मान लेंगे कि माना पहली संख्या आपका x माने या फिर ये मान लेते हैं, और दूसरी संख्या b। इसको लगाने से पहले हमें एक चीज पता होना चाहिए कि एक फार्मूला होता है पहली संख्या का गुणनफल और दूसरी संख्या का, पहली और दूसरी संख्या का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ के, लसा गुणे मसा के। अगर ये पता है तो ये सवाल में कुछ नहीं है। पूछ क्या रहा है लास्ट में कि दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम यानी उल्टा, इसका व्युत्क्रम क्या होगा 1/a और इसका व्युत्क्रम 1/b का योगफल क्या होगा। व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा, इसको हल करेंगे आ जाएगा आंसर, बहुत ही आसान है ये। लसा क्या होगा ए बी ही होगा, इससे कटाएंगे ए कटेगा बचेगा बी, इससे कटाएंगे बी कटेगा और बचेगा ए। इसको सही रूप में लिख देंगे तो a + b बटा में ए बी। ध्यान से देखिए a + b का मान सवाल में दिया है, क्या दिया है योगफल 15 है, तो इसका योगफल यानी दोनों का योग क्या है 15।
और देखिए दोनों संख्याओं का यहाँ गुणनफल है। हम ऊपर बता दिए हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मसा, और लसा और मसा सीधा दे दिया 3 और 18, तो 3 गुणे 18, 3 से कटा देंगे, 3 5 15, आपका आंसर आ गया 5/18। ये 5/18 क्या दिखा रहा है, एक चीज का यह याद दिला रहा है कि जब किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड बदलना होता है, 5/18 का गुणा करते हैं। ठीक है ना, मुझे तो ऐसा ही, मतलब ये सही है, मैं मेरा 5/18 का ही गुणा करते हैं। आगे बढ़े, देखिए बहुत ही बेहतरीन सवाल था। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। बस एक प्रश्न या दो प्रश्न और कराएंगे, तो वीडियो क्योंकि ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो कितने लोग तो वीडियो लंबी होने की वजह से नहीं देखते, जबकि प्रश्न नहीं देखेंगे। चलिए देखते हैं। कह रहा है कि कुछ मिठाइयाँ 175 बच्चों में बराबर बराबर वितरित की जानी है, परंतु 35 बच्चों के अनुपस्थित होने के कारण प्रत्येक बच्चे को 4 मिठाइयाँ अधिक मिली। कुल कितनी मिठाइयाँ वितरित की गईं? 4 को बीमार हो गई ना, नहीं 35 को। कुल कितने थे? 175। ठीक बा, तो 175 में 175 लोग नहीं आए, 175 में 35 थे तो रुक गई ना, बीमार हो गए होंगे। जब 35 रुक गए तो कितने लोग आए, उपस्थिति कितने की थी, उपस्थित कितने थे, घटा दीजिए 140, यानी बच्चे आए कितने, लड्डू खाने, 140 लड्डू खाने आए। देखिए यहाँ पे समझने की बात जो है कि मेन ए लास्ट में जो ये कह रही है कि 35 के नहीं आने के कारण प्रत्येक बच्चे को 4 मिठाइयाँ अधिक मिली, यानी 4 मिठाइयाँ उन्हीं को मिली होंगी जो आए होंगे। आए थे 140 लोग, 140 को जो 4 लड्डू अधिक मिला है वो किसका मिला है, ये जो 35 घर पे सो रहे हैं, जो बुखार से पीड़ित हो गए हैं, इनका जो है कि इन 140 को मिल रहा है। तो यानी कि जो 140 लोगों ने 4 अधिक लिया वो 35 लोगों का ही है हिस्सा। तो जब 4 एक को 4 मिला तो 140 को कितना मिला होगा, 140 गुणा 4, 14 चौका 56, 560 मिठाइयाँ, 560 मिठाइयाँ किनकी थी, 35 लोगों की थी। तो अगर यानी 35 बराबर 560, एक बराबर, कटा दीजिए 7 5 35, 7 8 56 80, फिर 5 से कटाएंगे, आपका आएगा 16 5 80, यानी एक बराबर 16। यानी देखा जाए तो एक बच्चे को कितने लड्डू मिलते हैं, 16 मिलते हैं। आपके सवाल पूछा क्या है, तो कुल कितनी मिठाइयाँ वितरित की गई, जब एक थे 16 मिलत है, तो कुल मिठाई, कुल मिठाई, मिठाई ना मिठाइयाँ, तो अगर देखा जाए, अगर कुल को हम निकालें तो कुल 175 थे, आने वाले थे 140, मतलब कुल थे 75, लेकिन 175, तो 175 गुणा 16, 16 5 80, 80 लगा 8, 16 साते 16 साते 112, 12 और 8 20, यानी 120, तो 80 लगा 12, और 16 एकम 16, 16 12 28, यानी 2800 लड्डू बटने थे, 2800। अगर वो पूछ लेता कि जो उपस्थित बच्चे हैं उन्हें कितना मिला, तब 140 को गुणा करते हैं। कुल पूछा तो 175 गुणा करेंगे। जो बच्चे घर पे रह गए उन्हें कितना मिलना था, 560 मिलना था। अगर सबको दिया जाए तो 2800 दिया जाएगा। ठीक है, देखिए सवाल में दम है, इसमें सिर्फ जो है कि इसके लैंग्वेज को जो पकड़ लिया, सवाल को पकड़ लिया। कितने बच्चे कहते हैं कि
मैं तो पढ़ते पढ़ते आगे से जाता हूँ। जो मेरे मतलब मेरे जो नज़र में बच्चे हैं, मैं सबको नहीं कह रहा, जो कुछ लोग हैं जो थोड़ा कमज़ोर हैं उनके लिए, अब वीडियो भी जान लीजिए कमज़ोर लोगों के लिए है। जैसे उनका कहना होता है कि जब मैं पढ़ाता था तो उसमें भी कितने बच्चे कहते थे कि सर आगे से पढ़ते 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 मैं जाता हूँ, 2 लाइन पढ़ने के बाद तीसरी लाइन भूल जाता हूँ ऊपर क्या कह रहा था। तो देखिए सवाल को थोड़ी गहराइयों के साथ पढ़ना सीखिए, तब जाके आएगा वो। ये नहीं कि ऐसे जैसे सवाल दिया है, कुछ मिठाइयाँ 175 बच्चों में बराबर बराबर वितरित की जानी थी, परंतु 35 बच्चों के अनुपस्थित होने के कारण प्रत्येक बच्चे को 4 मिठाइयाँ अधिक मिली, कुल मिठाइयाँ। ऐसे नहीं पढ़ना, उसमें भार दे के उसको समझ के पढ़ना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा ज्ञान बांट दिए। चलिए देखिए, ये रहा आपका अगला प्रश्न। ये भी अच्छा लग रहा है। कह रहा है कि कुछ व्यक्तियों का एक समूह किसी कार्य को 25 दिन में समाप्त कर सकता है, इतने ही व्यक्तियों का दूसरा समूह इससे 2 गुने कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेगा, जबकि पहले समूह के 2 व्यक्ति एक दिन में उतना ही काम करते हैं जितना दूसरे समूह के 3 व्यक्ति एक दिन में करते हैं। अच्छा देखिए, ये सवाल नीचे से स्टार्ट होगी लगना, जैसे नीचे से स्टार्ट करेंगे तभी जाके इनकी क्षमता निकलेगी। ठीक है ना, तो जो पहली टीम का है और जो दूसरी टीम का है, इसके इस हिसाब से लगाना होगा। कह रहा है कि जो पहले में का है उसके 2 आदमी, जो पहले उसमें M1 मान ले रहे हैं, 2M1 जो एक दिन में काम करते हैं उतना ही काम इसमें 3M1 एक दिन में करते हैं, यानी M1 बटा में M2 क्या आ जाएगा आपका, 3/2। ये इनके जान लीजिए सामर्थ्य का ये आ गया, क्षमता का अनुपात आ गया। अब जो सवाल में कहा है उसको लगा देंगे और आंसर आ जाएगा। कह रहा है कुछ व्यक्तियों का एक समूह, अब कुछ व्यक्तियों का एक समूह यानी मान लेते थे कि M1 थे और वह कितने दिन में करते थे, 25 दिन में एक काम करते थे। और आगे कह रहा है कि इतने ही थे यानी M2, इसे कितने दिन में करेंगे, तो मान लेते हैं X दिन में करेंगे, लेकिन 2 गुना काम। अब M1 और M2 का मान रख देंगे और आंसर आ जाएगा आपका। देखिए M1 का मान क्या है, 3, 25 बटा में 1 तो कुछ नहीं, M2 का मान 2 गुणा X बटा में 2, 2 से 2 चमक गया, तो X बराबर 25×3 = 75। ओके, तो आपका आंसर क्या आ गया, 75। यानी कि जो ये दूसरे वाले व्यक्ति हैं उसके 2 गुने काम को कितना दिन में करेंगे, 75 दिन में करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहीं पे अपनी वीडियो को रोकते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा जो पढ़ने वाले हैं। देखिए मैं एक वीडियो बनाने में, इस एक वीडियो को बनाने में मेरी पूरे दिन की मेहनत होती है। मैं पहले प्रश्नों को देखता हूँ कि कौन सा प्रश्न अच्छा है नहीं है, क्या कौन सा प्रश्न आपके जो है कि एग्जाम में आ सकता है या नहीं आ सकता है, उस हिसाब से जो है कि इसको देखा जाता है। एसएससी में आया रहता है जो, या फिर एनटीपीसी में हो। देखिए इस टाइम तो मैं ज़्यादा एनटीपीसी और एसएससी यानी रेलवे और एसएससी के प्रश्नों को ले रहा हूँ। ठीक, देखिए जो जितना मुझे समझ है मतलब प्रश्नों की, जिस हिसाब से मैंने प्रैक्टिस सेट किया उस हिसाब से मैं प्रश्नों को देखता हूँ कि जो आपके प्रश्न पेपर में जो आने की संभावना हो, प्रबल संभावना हो, उन्हीं को मैं अडॉप्ट करता हूँ उन प्रश्नों को। ठीक है, तो चलते हैं। धन्यवाद।